जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस मेन से रिलेटेड जो सीरीज़ चल रही थी उसी का ये 23वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने करवाए हैं और आप उनको देखिए, न सिर्फ देखिए ही बल्कि उनको हल भी कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, अभ्यास करेंगे तभी आपकी लेखन शैली जो है वो बेहतर होगी। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो लेखन शैली आपकी सुधरेगी नहीं। तो डरिए मत, लिखना प्रारंभ कीजिए। चाहे वो आपका मतलब फर्स्ट डे हो, फर्स्ट आंसर राइटिंग हो, कैसे भी हो, आप प्रश्न पढ़िए, समझिए उसको क्या कह रहा है, एक दो मिनट उसमें लगाइए। फिर उसके बाद आपके मन में जो भी विचार आ रहे हों उससे संबंधित वो सब लिख डालिए आप। ठीक है, धीरे 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 जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आप, उसी तरीके से आपको आपकी जो लेखन शैली है वो बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न को मैंने लिखा है। ठीक है, एक रूपरेखा तैयार की है, मॉडल आंसर कह सकते हैं आप, बट वो मॉडल आंसर नहीं है। कोई भी मॉडल आंसर परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से फैक्ट हो गया, डायग्राम हो गया, मैप हो गया, जो भी आपको लगता है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल पर भी देखा था, बेसिकली ये जो उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश पास किया था। अब तो खैर ये नियम मतलब बन गया है ये कानून, लेकिन उस पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे आने वाले भविष्य में भी और 2023 में भी, 24 में, 25 में भी, कभी भी इस पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ये कानून है और टॉपिक ही है पूरा यूपी स्पेशल में आपका उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। तो उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। उसी में से एक ये है उत्तर प्रदेश का ये जो निजी एवं निजी संपत्ति लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो क्षति होती है उसके लिए ये एक अध्यादेश पारित किया गया था। तो उसमें पूछा है इसमें कि विभिन्न प्रावधान बताने हैं, बस एक ही पार्ट में ये है। मैंने पहले भी बताया है आपको, अभी भी बता रहा हूँ। प्रश्न को पढ़िए, 2-4 सेकंड दीजिए प्रश्न को, क्या कह रहा है ये और कितने पार्ट में पूछ रहा है उत्तर। प्रश्न आपको कितने पार्ट में समझ में आ रहा है। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है, बस आपको प्रावधान पूछा है इसमें। तो आप सीधा सा एक इंट्रोडक्शन लिखिए अच्छा सा, ठीक है, कानून व्यवस्था से संबंधित, और उसके बाद आप उसको सीधे प्रावधान आप उसको याद करनी। देखिए, ये प्रावधान आपको याद करने पड़ेंगे। कोई जैसे अदर टॉपिक होता है तो उस पर आप कुछ चीज़ें अपने आप से बना सकते हैं, लेकिन जो नियम कानून बने हुए हैं उनमें आप एडिशनल क्या ऐड करेंगे, जो प्रावधान हैं उन्हीं को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे इसमें हड़ताल बंद, दंगों और लोक उपद्रव के कारण सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया गया था, पारित किया गया था। जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, इंट्रो वाला पार्ट हो गया। क्या हो गया, ये इंट्रो वाला पार्ट। ठीक है, इंट्रो आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो इंट्रो अगर अच्छा होगा तो आप इंट्रो अगर सही होगा आपका, तो आपके जो प्रश्न है, मतलब आगे का जो आपके जो चेक करने वाला जो होगा वो आगे आपको समझ जाएगा कि ये मतलब सही है। थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नहीं तो हो सकता है इंट्रो अगर आपको मतलब ऐसे ही होगा सिंपल सा, तो बोलेगा यार क्या लिखा होगा पता नहीं। ठीक है, इंट्रो देख के ही वो 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर दे के आगे निकल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो अप्रमुख प्रावधान, इसमें कोई वैसा कुछ बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, वैल्यू एडिशन इसमें कुछ और मतलब उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ लगता है तो आप डायग्राम वगैरह या कुछ फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो बना दीजिएगा। अदरवाइज़ कोई अध्यादेश के बारे में कुछ बताना है तो बता सकते हैं आप, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे जो है इसके प्रोविज़न्स पूछे हैं तो प्रोविज़न बता दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है प्रोविज़न। इसमें है कि नुकसान के वसूली के जो दावे के लिए एक नया अधिकरण, यानी कि पहला जो पॉइंट है वो अधिकरण बनाने का है। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में होगा, तो वो रिटायर्ड जो होते हैं जज, कौन से, जो जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, उनके द्वारा ये अध्यक्षता की जाएगी। और उसमें जो अतिरिक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी होते हैं, जो होते हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर, उनके रैंक के अधिकारी जो है वो भी शामिल किए जा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसी में क्या कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्यादेश है भैया, देख लेना, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। अगर अभी 2023 में तो हो सकता है कि पूछ ले, और नहीं तो आगे वाले जो भी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं 24 में, 25 में, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। एक ही घटना के लिए कई अधिकरणों की स्थापना हो सकती है, ताकि उसमें मतलब
कार्य जो है उसका मूल्यांकन और उसमें मतलब समयावधि उसमें सही समय पर वो पूरा हो सके, इसलिए उसमें निश्चित समयावधि पर पूरा हो सके, इसलिए कई सारे अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं। मतलब एक ही नहीं कि एक ही अधिकरण वो बहुत टाइम लगा देगा। हो सकता है कि आज कोई घटना हुई और उसको अधिकरण स्थापित किया और पता चला वो करते करते 5 साल हो गए तो वसूली ही नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ विद इन टाइम लिमिट उसको जो है वो पूरा कर देना है। यह अधिकरण इस जो अधिकरण बनेगा उसके पास सिविल कोर्ट वाली पूरी पूरी पावर होगी। ठीक है, सिविल कोर्ट में जितनी जो पावर होती है वो सारी पावर उसके पास होगी। ठीक, अधिकरण का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और सर्वमान्य होगा। सर्वमान्य का मतलब ये हुआ कि उसको आप कहीं किसी अपने मतलब हाई कोर्ट में या कहीं भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये भी प्रावधान है। तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि थोड़े विवादित भी रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई नियम कानून व्यवस्था जो है वो ज़रूरी है, इस तरीके के होना चाहिए। ठीक है, आगे बताता हूँ। जब ये आप इसमें चूँकि वर्णन करना है तो थोड़ा आपको आलोचना भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्या मुद्दे हैं इसके साथ वो भी बताना पड़ेगा आपको। अगर ये चूँकि 8 नंबर में है तो 8 नंबर में थोड़ा कम लिखेंगे, 2 ही पेज रहता है, 125 शब्द में लिखना है। और अगर यही प्रश्न 12 नंबर में आ जाए तो थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ा कर और लिखना है। यानी कि प्रावधान तो बताने ही हैं, उसके अलावा जो आलोचना वगैरह या मुद्दे वगैरह हैं उनको सबको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको थोड़ा व्याख्या मतलब करना पड़ेगा उसमें। अगली जो इसकी जो अगला जो प्रावधान है वो है अध्यादेश की धारा 3 के अनुसार पुलिस एक क्षेत्राधिकारी प्रथम सूचना जो एफआईआर होती है उसके आधार पर घटना में हुए नुकसान की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। भाई कहीं घटना हुई तो क्या होता है, एफआईआर होता है। उसी एफआईआर के तर्ज पे जो सर्किल अफसर है यानी क्षेत्राधिकारी, ठीक है, उसकी रिपोर्ट एक मतलब तैयार करेगा कि कितनी क्या क्षति हुई, ठीक है, क्या नुकसान हुआ, क्या क्या चीज़ हुआ, तो वो उसको एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसी रिपोर्ट के आधार पे आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जो अधिकरण बना रहेगा वो लोग उस पे कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको मतलब कोशिश करेंगे कि उससे रिकवरी ले ली जाए। ठीक, तो आपने देखा भी होगा बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी इसमें। ठीक है, आपने देखा होगा, इस पर बहुत बवाल भी हुआ था बीच में। ठीक है, यदि आरोपित उपस्थित होने में विफल रहता है तो उसकी संपत्ति भी कुर्क कर दी जाती है। ठीक है, कुर्क समझते हैं ना, मतलब उसको नीलामी कर दी जाती है। ठीक है, और इतना ही नहीं है, ठीक है, ये भी अधिकार दिया जाता है कि उसकी जो फ़ोटो है, मान लो जो जो आरोपित है, जिसको आरोपित किया गया है, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, जितने भी हैं, उनकी मतलब उनको बाकायदा उनके फ़ोटो लगा दी जाएगी। ठीक है, कि भैया ये इसमें जो है ये आरोपी पाए गए हैं और इनके ऊपर ये सारा जुर्माना है, इनकी वसूली के लिए ये है। मतलब पूरा एक जैसे बैनर नहीं लगवाते हैं नेताओं के स्वागत में, तो वैसे जो है अपराधियों के लिए पूरा लगा दिया जाएगा जगह जगह पर। ठीक है, कि आप इनको जानिए, यही हैं कल्प्रिट। ठीक, तो वो चीज़ है, ये भी है उसमें संपत्ति, इसमें ये प्रावधान ये भी है। तो याद रखिएगा, ये सारे प्रावधान मुख्य मुख्य हैं। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन उतना हम लिखने का हमारे पास समय नहीं रहेगा, उतना याद भी नहीं होता है। तो जो 5, 6, 7 जितने भी आपको याद रहें वो लिख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। और ये बस याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आप अलग से कुछ नहीं लिख सकते अपने मन से कि ये भी होना चाहिए, ये भी, ऐसा तो है नहीं। ये जो फिक्स है वो फिक्स है। ठीक, अब इसमें क्या है कि हालांकि इस अध्यादेश के समक्ष कुछ मुद्दे भी हैं। भाई कोई भी नियम कानून बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ इफ़ एंड बट मतलब रहता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, अब चूँकि ये मैंने 2 ही पेज मतलब 125 शब्द में लिखा है इसको, तो आप मैंने सीधे सीधे ऐसे ही एक एक वन लाइनर में लिख दिया है मुद्दे, चुनौतियाँ। लेकिन अगर यही 12 नंबर में लिखना होगा, 3 पेज रहेंगे आपके पास, तो इनमें एक एक 2 लाइन आप लिख सकते हैं, जो मैं अभी आपको व्याख्या करूँगा जो भी, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। जैसे इसमें मूल कर्तव्य बनाम मूल अधिकार। भाई मूल कर्तव्य का क्या मतलब हुआ कि जो निजी संपत्तियां हैं उनकी रक्षा करने का मूल कर्तव्य दिया है कि नहीं दिया है डीपीएस उसमें, मूल कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये चीज़ बताई गई है। वो एक तो हो गया, वो करना चाहिए लोगों को। ठीक है, और मूल अधिकार का मुद्दा हुआ कि भाई मूल अधिकार का मतलब हुआ जो निजता वाला, ये जो बैनर वगैरह ये सब, तो ये दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे के कंट्रोवर्सी में हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। राज्य दायित्व बनाम व्यक्तिगत अधिकार। राज्य दायित्व का मतलब ये हुआ कि राज्य का मतलब ये कर्तव्य है कि वो भाई सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर ये सब मेंटेन करे, होने ही ना पाई ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर होती हैं तो उसको वो संभाल ले। ठीक है, तो ये हो गया राज्य का दायित्व बनाम व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार में वही सारी चीज़ें, ठीक है, कि मतलब आपका भी कुछ मूल अधिकार बनता है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा कहने का मतलब ये है कि एक तरफा कार्रवाई को ये दर्शाता है। अब
बिना किसी मतलब सामने वाले को प्रतिपक्ष उसमें कह सकते हैं कि उसको मौका नहीं मिला, जो भी है आपने डिसाइड किया, ठीक है, रिपोर्ट बनाई, एफआईआर हुआ, रिपोर्ट बनाई और उसी पर अधिकरण ने अपना जो है वो निर्णय दे दिया, तो वो क्या है, प्राकृतिक न्याय के अवधारणा के खिलाफ है और उस पर आप अपील भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। थोड़ा दो दो लाइन लिख देंगे तो वो पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। विधि का शासन वही है भैया, ठीक है। जहाँ किसी भी राष्ट्र में, देश में, राज्य में विधि का शासन होना चाहिए। ये ऐसे मतलब कोई ये नहीं है कि जो भी मन हो अपना वो करे, ऐसा नहीं है। हर जगह नियम कानून है, उस हिसाब से काम होना चाहिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है जैसा भी, उस हिसाब से काम होना चाहिए। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका, इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है। भाई कार्यपालिका ही डिसाइड कर दे रही है कि ये अपराधी हैं, इनकी ये सज़ा भी है, मतलब वही वादी है, प्रतिवादी है, वही निर्णायक भी है ना। यही तो हो रहा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा इसमें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं ये पॉइंट, ये सब ध्यान में रखिएगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा तो अपने आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अध्यादेश की औचित्यता पर, तो इस पर वैसे ये जब आया था तो उसमें लगाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब दायर की गई थी रिट कि ये मूल अधिकारों का हनन हो रहा है इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया था कि भाई जो भी है न्याय, आप ऐसे ही किसी मतलब आपकी स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता तो ठीक है लेकिन स्वच्छंदता सही नहीं है ना, इस तरीके से। तो आप अपनी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित रखिए जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक बढ़िया सा आप कंक्लूज़न दे सकते हैं, निष्कर्ष बता सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है, और ये काट पीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो काट पीट है ये नहीं होनी चाहिए, ये काट पीट आप गलत प्रभाव डालता है। बिल्कुल भी काट पीट नहीं होनी चाहिए। मात्रा शुद्ध, वर्तनी शुद्धि, इन सब का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, नंबर कट जाते हैं, ठीक। तो ये अब निष्कर्ष बता दीजिए कि इस अध्यादेश का उद्देश्य समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। कानून व्यवस्था का मात्र राज्य ही नहीं बल्कि नागरिकों को भी सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि समाज की प्रगति हो सके। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ राज्य का ही कर्तव्य नहीं है, मतलब जो वहाँ पे नागरिक हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि समाज में कानून व्यवस्था और ये सब बनी रहे, ठीक है, चलता रहे सब नियम कानून से, और लोग अपने मतलब व्यापार को जो भी है अपना सर्वांगीण विकास करें और समाज प्रगति पर रहे, ठीक है, पीछे ना आ जाए। तो ये एक बेहतरीन प्रश्न था ये, ठीक है। उत्तर आपको जैसा भी लगा हो आप इसको रूपरेखा समझिए, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, क्योंकि जो प्रावधान के बारे में पूछा है वो प्रावधान आपने बता दिया इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है कि आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे इसमें। कैसे, जो प्रावधान हैं वही आपको बताने हैं, थोड़े से मुद्दे और आपको जो चिंताएं हैं, नैतिक चिंताएं हैं या जो भी हैं वो बता देनी है आपको, और इसको कंक्लूड कर देना है, ठीक। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों में। आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ इसको लाइक करिए। वीडियोज़ में व्यूज़ आते हैं बट लाइक नहीं आते हैं, तो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। चलो, जय हिंद।